सो है गाइस, बारंबार करंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी बारामती। सर आज की वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं फर्दर मियोसिस के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में हमने अच्छे से फेजेस ऑफ सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल क्यों डिवाइड करता है, कॉज ऑफ सेल डिवीजन क्या है, फिर उसके बाद हमने माइटोसिस, ये सब चीजों को हमने बहुत ही प्यारे तरीके से अच्छे से समझ करके खत्म कर दिया था। अब हमारा इस चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम बहुत ही डिटेल के अंदर, बहुत ही कंसाइज एंड क्रिस्प वे के अंदर हम मियोसिस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए बच्चे आए हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना, आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है। बायोलॉजी के अंदर 360 की जिम्मेदारी आप सारी मेरे पर छोड़ सकते हो, इससे एक भी नंबर कम आप नहीं जाओगे। और जो भी अभी इस वीडियो पर आए हैं डायरेक्टली, प्लीज पहले सेल डिवीजन की बाकी 2 वीडियोस देख लेना, उसके बाद यहां पर आना, तभी आपको चीजें अच्छे से लिंक्ड होकर के समझते हुए ध्यान पड़ेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और जितने भी लोग नए हैं मैं फिर से रिक्वेस्ट करूं, और जो पुराने भी, प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिसको भी इस तरीके के कंटेंट की नीड है, प्लीज वहां तक इसको पहुंचाने में मेरी पूरी हेल्प करें। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी चीजें होती है, मैं सारी वहां पर डालता रहता हूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले अगेन, ठीक है, आप लोग समझ गए, कुछ प्रश्नों का उत्तर हमारे को देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन है कि किस फेज के अंदर हम मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम को बेस्ट स्टडी कर सकते हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका डीएनए डुप्लीकेशन कौन से फेज में होता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग हमारे को कौन से फेज के अंदर देखने को मिलती है। एंड थर्ड लास्ट क्वेश्चन है प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनेसिस किस मेथड से होता है। डन, ये बता देना। अभी आप हम आगे चलते हैं, मियोसिस पर आ जाओ। यस, ठीक है। सो अभी तक हमने माइटोसिस को कंप्लीटली अच्छे तरीके से खत्म कर दिया था। कल हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस भी अच्छे से देख लिया था। अब देखो, आप एक चीज समझो, बेसिकली जो हमारा कॉज ऑफ डिवीजन था वो दोनों का सेम रहेगा। ये डिवीजन के 2 अलग अलग टाइप्स है हमारे पास, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में बेसिक क्या डिफरेंस है वो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, कि माइटोसिस के अंदर एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है, डीएनए मटेरियल का या फिर कंटेंट आपका क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन अगर आप बात करो मियोसिस की, यहां पर 1 से 4 सेल्स बनते हैं, टेट्राड ऑफ सेल्स हमारे को देखने को मिलता है। फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n से n हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। डीएनए कंटेंट 2c से c हो जाता है, वो भी हाफ हो जाते हैं। दोनों चीजों को ध्यान रखना, ये इनके अंदर एक बेसिक डिफरेंस है। अब इसकी प्रोसेस किस तरीके से होता है वो हम देखते हैं, आइए। ठीक है, इन दिस प्रोसेस हाँ, in this process 2 cycles of karyokinesis and 2 cycles of cytokinesis takes place, but DNA replication only occurs once. ठीक है, मतलब क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो मियोसिस है वो एक सिंगल प्रोसेस नहीं, वो 2 में होती है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। लेकिन वो बोल ये रहा है कि डीएनए जो रेप्लिकेशन है, जैसे वहां पर किसके अंदर होता है, एस फेज के अंदर होता था, ठीक है, इंटरफेस, तो यहां पर भी 2 इंटरफेस देखने को मिलेंगे, एक मियोसिस 1 से पहले, एक मियोसिस 2 से पहले। लेकिन वो बोल रहा है कि मियोसिस 2 से पहले वाला जो इंटरफेस दिखेगा उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। डीएनए रेप्लिकेशन केवल एक बार ही देखने को मिलता है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। ये हमारे को पता है, क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स हाफ इन द डॉटर सेल्स, ये हमारे को पता है ऑलरेडी। इट हेल्प्स इन गैमेट फॉर्मेशन, ये ही इसकी सिग्निफिकेंस है, ध्यान रखना, और यही इसके लिए इंपॉर्टेंट लाइन भी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, इस तरीके से होता है, मान लो आपके पास एक सेल है 2n कंडीशन पे, वो इंटरफेस में गया, G1 फेज में जाएगा, S फेज में जाएगा, G2 फेज में जाएगा, उसके बाद हो जाएगा मियोसिस 1 के अंदर। ठीक है, फिर मियोसिस 1 के बाद इनके बीच में एक गैप फेज आता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस इंटरफेस से डिफरेंट है, कैसे वो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट लास्ट फिर हमारे पास होती है मियोसिस 2। अब इनके अंदर फर्दर कैसे कैसे होते हैं वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मियोसिस 1 के अंदर दोनों चीजें आएंगी, कैरियोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस 1 के अंदर फर्दर वही फेज रहेंगे जो कल मैंने आपको बेसिक क्राइटेरिया माइटोसिस के लिए बताया था, कि प्रोफेज में 2 चीजें क्या होती है, मेटाफेज में 2 क्या होती है, एनाफेज में 2 क्या होती है, टीलोफेज में क्या होती है, वही सब यहां मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दोनों में होगी। बट डिफरेंस क्या है, कुछ 1-2 चीजें अलग आ जाएंगी। दूसरी चीज, प्रोफेज के आगे 1 लग जाएगा अगर मियोसिस 1 की बात कर रहे हो, और अगर मियोसिस 2 की बात कर रहे हो तो प्रोफेज 2 हो जाएगा। बस ये नेमिंग के अंदर डिफरेंस आएगा, बाकी बेसिक क्राइटेरिया वही रहने वाला है। समझ में आ गया, आ जाओ। प्रोफेज 1, ठीक है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। ठीक है, प्रोफेज 1 के अंदर फर्दर 5 पार्ट्स होते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं लिख देता हूं यहां पर 2026, इस साल अगर प्रोफेज 1 से एंड या फिर एनाफेज 2, ये 2 चीजें, अगर यहां से क्वेश्चन इस बार 2026 नीट के अंदर नहीं आया तो आकर के जनाब मेरे को बता देना। 110% क्वेश्चन आउट है यहां से, या तो इन 5 फेज के ऊपर क्वेश्चन आएगा, या एनाफेज 2 की जस्ट एक लाइन है वहां से क्वेश्चन आएगा।
ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास 5 पार्ट्स है। लेप्टोटीन होता है और इसको सीक्वेंस में ही याद रखना, यही इनका सीक्वेंस है। फर्स्ट फेज हमारे पास होता है लेप्टोटीन, सेकंड होता है जाइगोटीन, थर्ड होता है पैकेटीन, फोर्थ डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इसको तुम LZPD² से भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां से जब सारी चीजें होगी तो ये लास्ट में ये एक सेल बनेगा जिसके अंदर हमारे को 2 न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे को देखो यहां पर 2 न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं एंड उसके बाद इनकी साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस 1, तो ये 2 सेल्स बन जाएंगे NN के। लेकिन ध्यान रखना अभी भी इनके अंदर जो डीएनए कंटेंट है वो 2C ही होगा। एंड नेक्स्ट मियोसिस 2 के अंदर हम डीएनए कंटेंट को भी हाफ कर देते हैं और वो भी CC हो जाता है, तो N और C का हमारे पास डॉटर सेल बन जाता है। तो यहां पर हमारे पास मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 सिंपल है बिल्कुल ही, ठीक है। मियोसिस 2 के अंदर क्या है, कैरियोकाइनेसिस 2 है, साइटोकाइनेसिस 2 है, जिसके अंदर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। अब वहां हमारे पास 2 सेल बन गए थे, दोनों मियोसिस 2 के अंदर जाएंगे तो यहां पर इस तरीके से टीलोफेज में आ जाएगा और साइटोकाइनेसिस 2 के बाद इस तरीके से हमारे पास 4 सेल्स बनते हैं। इनको हम बोलते हैं टेट्राड ऑफ सेल्स, ठीक है। और यहां पर N एंड C कंडीशन होती है, ये चीज ध्यान रखना। C मतलब हम डीएनए कंटेंट की बात कर रहे हैं, ये एक बेसिक आइडिया है आपके लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं मियोसिस 1 में। सबसे पहले प्रोफेज, मैं फिर बोल रहा हूं, यहां मैं लिख के दे रहा हूं। अगर आप PYQ भी देखोगे, ठीक है, अगर आप PYQ भी देखोगे तो नीट लगभग आपको 2019, फिर 20, 21, 22, 23, 24 के अंदर भी आ गया, शायद 25 के अंदर ही सिर्फ नहीं आया, 2026 भी आ लिया। तो लगभग सब ईयर, इसमें से शायद एक आधा ईयर मैं बाय मिस्टेक लिख सकता हूँ, लेकिन लगभग हर साल यहाँ से जनाब क्वेश्चन आता ही आता है, चीज ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ, अब देखो पहले कल जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी चारों फेजेस की, वो दिमाग में होनी चाहिए। यहां पर भी बेसिक कहीं ना कहीं पीछे वही काम कर रहा होगा। मतलब प्रोफेज में कंडेंसेशन होगी एंड सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो सारे गायब हो जाएंगे। मेटाफेज के अंदर कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगी एंड वो स्पिंडल फाइबर कनेक्ट हो जाएंगे एंड वो इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे, जिसको हमने मेटाफेजिक प्लेट भी बोला था। एनाफेज के अंदर स्प्लिटिंग होगी, टीलोफेज के अंदर दोनों अपोजिट पोल पर जाकर के वापस से डीकंडेंस हो जाएंगे एंड जो ऑर्गेनेल्स गायब होते हैं वो सारे वापस हो जाएंगे। ये बेसिक स्टेप्स थे, यही सब यहां होने वाला है। अब थोड़ा थोड़ा चेंजेस होंगे, वो क्या होंगे वो देखते हैं, ठीक है। आ जाओ, लेप्टोटीन के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम बिकम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। क्यों? पहले आप देखो, अभी मेरे को एक चीज बताओ, मान लो मेरे पास ये एक सेल है, मेरे पास ये एक सेल है, इसके अंदर इस तरीके से मेरे पास बिखरा हुआ तुम्हारे पास मान लो जेनेटिक मटेरियल पड़ा है और इसी के अंदर इस तरीके से साइटोप्लाज्म भी है, इसी के अंदर बीच बीच में ऑर्गेनेल्स भी होंगे। अब अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो क्या मेरे को ये क्रोमैटिन मटेरियल या फिर जो मेरा डीएनए है क्या मेरे को अच्छे से दिखेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन मान लो कि यही डीएनए तुम्हारा कंडेंस हो जाए, जस्ट अ सेकेंड, इसको कंडेंस करते हैं अब हम। हाँ, अब मान लो यही डीएनए तुम्हारा कंडेंस हो जाए इस तरीके से, ठीक है। तो क्या अब ये मेरे को क्रोमोसोम बेसिकली अब जो मेरे पास ये कंडेंस्ड फॉर्म बनी है, क्या अब ये माइक्रोस्कोप के अंदर दिखने को लगती? हाँ, यही चीज बोल रहा है वो भी। क्या बोल रहे हैं? अभी दिखाता हूं तुम्हारे को, आ जाओ। क्या बोल रहा है वो? क्रोमोसोम बिकम्स विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि कंडेंसेशन हो गया। कंडेंसेशन आ गया, बताया था प्रोफेज के अंदर कंडेंसेशन होता है, तो पहले स्टेप के अंदर यही हो गया। यहां पर बुके शेप हमारे को देखने को मिलती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को लेकर स्टडी कर रहे हैं, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, जाइगोटीन, ठीक है। जाइगोटीन में क्या हो जाएगा? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस, ठीक है। पहले मैं तुम्हारे को ये बताता हूं यहाँ पे। हाँ, अभी देखो हमारी बॉडी के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब 46 क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं, मतलब 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। पेयर्स में क्यों? हर जो भी एक क्रोमोसोम है या जो भी एक कैरेक्टर आपको दिख रहा है, उस कैरेक्टर को दिखाने के लिए 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। समझ में? मतलब सपोज करो कि मेरा कलर है, बॉडी कलर है, ठीक है, हेयर कलर है, आई कलर है, ये सब कैरेक्टर्स है। तो बॉडी हाइट होगी, ठीक है, ये सब क्या कैरेक्टर्स है। तो बॉडी कलर दिखाने के लिए मेरे पास 2 क्रोमोसोम होंगे। अब ऐसा क्यों? जब गैमेट्स बनेंगे तो क्रोमोसोम आधे आधे डिवाइड होंगे, आधे क्रोमोसोम इस साइड चले जाएंगे, आधे इस साइड चले जाएंगे। अब सपोज करो अगर 46 के 46 क्रोमोसोम सब अलग अलग होते, ठीक है। अब मान लो हाइट का क्रोमोसोम एक ही है, इमेजिन करो हाइट का क्रोमोसोम एक ही है, अब मान लो वो इस वाले में चला गया, तो क्या इसमें हाइट का कुछ इंपैक्ट आ सकता है? आएगा ही नहीं। तो तुम कैसे जस्टिफाई करोगे? तो इसीलिए हर कैरेक्टर के मान लो तुम 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं,
समझ में आ गया? इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे कि एलील्स और कैरेक्टर्स वो सब हम पेयर्स में लिखते हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए, वो सब वहां पर आएगा। अभी सिर्फ शॉर्ट में तुम्हारे को बता रहा हूं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना क्रोमोसोम पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, तभी एक हाइट का इधर जाएगा, एक हाइट का इधर जाएगा, ताकि दोनों अपने आप में सक्षम रहे। चीज समझ में आ गई? और इनकी डिसजंक्शनिंग से ही कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी भी होती है, मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, ये चीज हमारे पास होती है। अब तुम देखो, मान लो मेरे पास ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और इसी के कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर शो करने वाला एक क्रोमोसोम मेरे पास ये है। ठीक है, इन दोनों क्रोमोसोम को मैं आपस में क्या बोलूंगा? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलूंगा? होमोलोगस क्रोमोसोम, पहली चीज। दूसरी चीज, इस एक क्रोमोसोम की दोनों जो क्रोमैटिड्स है, मतलब ये वाली एक, ठीक है, और ये वाली एक, ये दो क्रोमैटिड्स बताया था ना, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स होती है, एक ये वाला हमारे पास सेंट्रोमीर होता है। ठीक है, तो अब देखो इनको मैं आपस में क्या बोलता हूं? सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल रहे थे हम, बिल्कुल सही, सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, अब एक क्रोमैटिड इसकी और एक क्रोमैटिड इसकी, इनको हम आपस में क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये चीज बस ध्यान रखना। ठीक है, मतलब दो जो जो क्रोमोसोम का पेयर होगा उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, या इसको हम बाइवेलेंट भी बोलेंगे, आगे ये नाम आएगा। फिर जो एक क्रोमोसोम है तुम्हारे पास, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, इसकी दोनों क्रोमैटिड्स को आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, लेकिन एक क्रोमैटिड इसकी, एक क्रोमैटिड इसकी, इनको हम आपस में क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। समझ में आ गया? आ जाओ, अब क्या है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस एट सिनेप्सिस। मतलब क्या है? यहां पर देखो ये क्रोमोसोम अलग अलग पड़े हुए हैं, पेयरिंग है क्या इनकी? नहीं है। यहां क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बाइवेलेंट या फिर टेट्राड इज फॉर्म हो जाएगा। मतलब वो आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, लेकिन जब वो पेयर हो जाएंगे तब उनको या तो हम बाइवेलेंट बोलते हैं या फिर टेट्राड बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक बाइवेलेंट में दो होमोलोगस क्रोमोसोम आते हैं, ध्यान रखना। बाइवेलेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा छुपी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, इसको ध्यान रखना। इसमें क्या लिखा हुआ है? बाइवेलेंट फॉर्म्ड इन दिस स्टेज आर क्लियरली विजिबल इन नेक्स्ट स्टेज। मतलब बनते किसमें? जाइगोटीन में, लेकिन क्लियरली दिखते कहां पर है? पैकेटिन में दिखते हैं, ध्यान रखना। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भाई। 2026 लिख दिया यहां पर, और मैंने, और तुम्हारे को पता है जब मैं लिख देता हूं तो फिर ठीक है, आ जाओ। अब देखो होता क्या, ये अब देखो क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करते हुए दिख रहे हैं तुम्हारे को, देखो आपस में जुड़ चुके हैं यहाँ पर इन पॉइंट्स पे, और इनके बीच में एक नेटवर्क क्रिएट हो गया जो इनको जोड़ के रखने में हेल्प कर रहा है। इसको ही बस हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और कुछ भी नहीं है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो उसके वर्ड में ज्यादा उसको घूम फिर के मत रहो, ये वर्डिंग उल्टी सीधी लिखते हैं तुम्हारे को पता बायोलॉजी में, लेकिन होती बिल्कुल बेसिक चीज है। सिर्फ इन दोनों क्रोमोसोम को जब हम जोड़ रहे थे, आपस में पेयरिंग कर रहे थे, तो बीच में एक नेटवर्क सा फॉर्म हो जाता है, ठीक है, लिंक्स बन जाते हैं, तो मान सकते हो उसी को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और कुछ भी ज्यादा नहीं है। और इस एक को हम क्या बोलते हैं? इस एक को हम बोलते हैं बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मियोसिस के अंदर ऐसे सिर्फ दो ही टेट्राड देखने को मिलेंगे, मल्टीपल होते हैं, हम सिर्फ दो का एग्जांपल लेकर के कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, पूरे 46 या मतलब 23 पेयर्स बनाना यहां पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास पैकेटिन। अब ये तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ये वो फेज है जो तुम्हारा माइटोसिस से मियोसिस को अलग करता है। कैसे? जो मियोसिस है हमारा, वो किस चीज के अंदर हेल्प कर रहा था? गैमेट्स बनाने के अंदर। मतलब गैमेट्स किसके अंदर बनते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या खास बात होती है कि जो बच्चे होते हैं मां बाप के, वो उनसे सेम भी होते हैं लेकिन उनसे डिफरेंट भी होते हैं, वो एक नया ही रिकॉम्बिनेट होता है। ऐसा नहीं होता कि जो बच्चे हैं वो माँ बाप की बिल्कुल ही डिट्टो कॉपी स्कैन करके निकाल दी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन तुम अगर अमीबा या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वगैरह देखोगे, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के। ठीक है, मतलब माइटोसिस के जो डॉटर सेल्स है एंड पेरेंट सेल, वो आपस में आइडेंटिकल होंगे, लेकिन क्या इधर डॉटर सेल और पेरेंट सेल आइडेंटिकल है? नहीं है, वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और ये किस में होती है? वो इस फेज में होती है, पैकेटिन में। ठीक है, तो क्या क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम और
टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ध्यान रखना, बाइवेलेंट्स आर क्लियरली विजिबल, बता ही दिया था। क्रॉसिंग ओवर इज एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज रिकॉम्बिनेस। इंपॉर्टेंट है, 2026 लिख देता हूं यहां पे मैं, ये मिट क्यों जाता है यार, हाँ 2026 लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब होता क्या इस तरीके से, ये देखो अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो देखो ये पूरी क्या तुम्हारे को ब्लू ही दिख रही है और ये क्या पूरा रेड है, लेकिन अब देखो इन्होंने क्या कर लिया, क्रॉसिंग ओवर कर लिया, तो थोड़ा सा रेड का टुकड़ा इधर आ गया और ब्लू वाला थोड़ा सा टुकड़ा तुम्हारा इधर चला गया। अगर तुम इस पोर्शन को अच्छे से देख पा रहे हो, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिम, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या है, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, इसको रिकॉम्बिनेशन भी बोल देते हैं, और एंजाइम जिसमें इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है, रिकॉम्बिनेज होता है। सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर क्या हो जाएगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना था टूट जाएगा, डिसोल्व मतलब वापिस से उसको मिट जाना, एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा, चियास्मेटा बन जाता है। बताता हूं क्या है, oocytes ऑफ सम बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो पहली चीज क्या है कि सपोज करो मैं अभी तुम्हारे को सिर्फ ये बता रहा हूं, मान लो ये भी इधर एक कंप्लीट क्रोमोसोम होगा, उसकी सिर्फ मैं एक क्रोमेटिड दिखा रहा हूं इधर भी। अब देखो ये मेरे पास था लेप्टोटीन, सिंपल। जाइगोटीन में क्या हुआ, पेयरिंग हुई, ठीक है। पैकेटीन में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हो गया, थोड़ा सा और अंदर आया, इस तरीके से दिख रही है एक्स शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे दोनों तरफ और अंदर आ गए दोनों, ठीक है। अब क्या है, ये अब वापिस ये चीजें टूटना स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये वापिस बैक जा रहे हैं। सबसे पहले सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स उड़ गया। अब जब सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स उड़ गया तो यहाँ पर ये एक एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रही है तुम्हारे को, ये अगर एक चीज को देखोगे तो ये एक्स शेप दिखेगा, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर जो थोड़ा सा ही तुम्हारे को एक्स शेप दिखेगा ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, चियास्मेटा बोलते हैं, जो कब फॉर्म हो रहा है, डिप्लोटीन में फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट चीज क्या है कि कुछ जो oocytes होते हैं, oocytes मतलब जो फीमेल गैमेट्स है, फीमेल एग्स है, ओवम्स है, वो क्या है, डिप्लोटीन के अंदर अरेस्टेड रह सकते हैं फ्यू मंथ से लेकर के ईयर्स तक, जैसे हम ह्यूमंस के ही रहते हैं। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि कितने टाइम तक डिप्लोटीन के अंदर ही फीमेल का सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड रहता है, ठीक है। 12th क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डाइकाइनेसिस, इसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ चियास्मेटा टेक्स प्लेस, टर्मिनेशन मतलब खत्म हो जाना। फिर ईआर गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर डिसअपीयर, आ गया मेन चीज। अब देखो ऊपर की जितनी भी चीजें थी वो सब कहीं ना कहीं कंडेंसेशन कर रही थी, और एक नई चीज यहां पर आई, क्या, वेरिएशन के लिए, क्रॉसिंग ओवर। लास्ट फेज में ये फिर से आ गया। यही को दो बेसिक फंडामेंटल कहां पढ़े थे, प्रोफेज के पढ़े थे, और वही प्रोफेज 1 में हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट के, ये हो गया कुछ ना कुछ ऐसा। आ जाओ मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, बाइवेलेंट अलाइंस हो गए, ये देखो बाइवेलेंट अलाइन होते हुए दिख रहे तुम्हारे को, ठीक है। मेटाफेज 1 में वहां पर भी क्या था, वहां पर क्रोमोसोम अलाइन होते थे, यहां पर बाइवेलेंट से, तो यहां क्या हो जाएंगे, बाइवेलेंट अलाइन, सिर्फ इतना डिफरेंस है। वहां क्रोमोसोम टूट रहे थे, यहां कौन टूटेगा, बाइवेलेंस टूट गई। देखो आपस में एक क्रोमोसोम इधर गया, एक क्रोमोसोम इधर गया। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट बट सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट सेंट्रोमियर। अब एक चीज ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, प्रोफेज के अंदर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो रही थी। मतलब हमारे पास जैसे ये मान लो ये एक क्रोमोसोम है मेरे पास, अगर मैं इसको तोड़ूंगा बीच में से, तो ये जो सेंट्रोमियर है ये भी तो दो पार्ट्स में टूटेगा, लेकिन क्या यहां क्रोमोसोम टूट रहे, नहीं टूट रहे। एक क्रोमोसोम थोड़ी टूट रहा है, दो क्रोमोसोम आपस में जुड़े तो वो सिर्फ अलग हो रहे हैं, तो क्या सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी, नहीं होगी। यही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो एनाफेज 2 में होती है, और यही एक क्वेश्चन आता है। ये चीज ध्यान रखना कि एनाफेज 2 इज द ओनली फेज ऑफ मियोसिस इन विच स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स, जिसके अंदर एक्चुअल में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होती है। समझ में है? पहली चीज ये जो डिफरेंस है मियोसिस और माइटोसिस के बीच में। सेकंड डिफरेंस क्या है, अगर तुम मेरा कल का लेक्चर देखोगे, जिसने ध्यान से सुना होगा, माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर आके बढ़ जा रहा था। क्यों? जैसे मान लो पहले अगर 2 क्रोमोसोम थे तुम्हारे पास, तो वो सेपरेट होंगे, 4 क्रोमैटिड्स बन जाएंगी, और चारों क्रोमैटिड्स 4 क्रोमोसोम की तरह एक्ट करेंगी। लेकिन यहां देखो, यहां क्रोमोसोम 4 ही है, बाइवेलेंट्स 2 है, ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम 4 ही है। यहां सेपरेट होने के बाद भी कितने, 4 ही, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, ठीक है। टीलोफेज के अंदर वही हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड वो रीअपीयर होगी, ठीक है। टीलोफेज 1 इज फॉलोड बाय साइटोकिनेसिस 1 व्हिच फॉर्म्स डायड ऑफ सेल्स। तो ये हमारे पास टीलोफेज 1 है, साइटोकिनेसिस हो जाएगी, और 2 डायड मतलब 2 सेल्स बन जाएंगे सिंपली, और ए एंड बी टुगेदर कॉल्ड डायड ऑफ सेल्स। वो ये मतलब 2 सेल्स बनेंगे, और इन दोनों को आपस में साथ में मिलाकर क्या बोलते हैं, डायड ऑफ सेल्स बोलते हैं। यही होता है। अब तुम देखो सिमिलर वही चीजें हैं क्या, मेटाफेज में अलाइनमेंट हुआ, एनाफेज में सेपरेशन हुआ, टीलोफेज में अपोजिट पोल पे गए, मेम्ब्रेन वापस आ गई, सारे ऑर्गेनेल्स वापस आ गए, यही सब हो रहा है। तो सिंपल है बिल्कुल भी, इतना कॉम्प्लेक्स करके पढ़ाते हैं टीचर्स को, मेरे को तो खुद को नहीं मेरे टाइम पे समझ में आया था। तो इतने प्यार से चीज़ों को बताने के लिए एक लाइक सब्सक्राइब, एक थम्स अप तो कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल, भेज दिया करो कोई दोस्तों, तो खुद के ही मम्मी पापा के फ़ोन से सब्सक्राइब कर दो सालों, हैं इतना काम नहीं कर सकते तुम, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट चीज़ है इंटरकनेक्शन। मेरा थोड़ा सा गट फीलिंग इस बार बोल रही है
काफ़ी टाइम से ना इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, काफ़ी टाइम से, क्या मेरे को लगता है कभी भी नहीं आया। और कहाँ गया इंटरकाइनेसिस, ये रहा। हाँ, तो काफ़ी टाइम से इससे क्वेश्चन नहीं आया, तो चांसेस है इस बार कि इससे भी क्वेश्चन आ जाए। तो इसको अच्छे से देख लेना, एक दो लाइनें दी हुई एनसीईआरटी में, ज़्यादा डिटेल में दिया भी नहीं हो, ठीक है। ये क्या, इट इज़ अ पोज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब तुम एक चीज़ समझो, पहले मैं तुम्हारे को बताऊँ, ये बस एक पोज होता है, गैप होता है और कुछ नहीं, इसको हटाओ। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं लिखी हुई, इनडायरेक्टली लिखी हुई है। क्या, मियोसिस की स्टार्टिंग में हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि मियोसिस के अंदर 2 कैरियोकाइनेसिस होते हैं, 2 साइटोकाइनेसिस होते हैं। हाँ, लेकिन हमने पढ़ा था कि डीएनए का डुप्लीकेशन एक ही बार होगा। हाँ, पढ़ा था ना, डीएनए का डुप्लीकेशन एक ही बार होगा। अब तो मेरे को बता कि डीएनए का डुप्लीकेशन होता किस में है, एस फेज में होता है। वेरी गुड, याद है तुम्हारे को, डीएनए डुप्लीकेशन किस में होगा, एस फेज में होगा। अब जी1 फेज, एस फेज एंड जी2 फेज, इन तीनों को मिलाकर के हम क्या बोलते थे, इंटरफेज बोलते थे। हाँ या ना। अब एस फेज के अंदर डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है, मतलब इंटरफेज के अंदर डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है। मतलब क्या है कि जो इंटरकाइनेसिस है वो एक तरह का इंटरफेज ही है, बट इसमें एस फेज एब्सेंट होगा, इसके अंदर सिर्फ जी1 एंड जी2 फेज ही होंगे। अरे सर क्या लिंक बना है, आ गया मजा। ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चन है जो इन डेप्थ जाकर के अगर तुम पढ़ते हो तो पता चलते हैं और ऐसी चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। इंटरकाइनेसिस इज सिमिलर टू इंटरफेस। अब एक्चुअल सिमिलर नहीं होते, मेरे वर्ड्स को गलत मत समझना, कल को रील काट के डाल दोगे सर ने गलत पढ़ा दिया, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। जस्ट वो अगर कंपैरिजन करवाएगा तो इस तरीके से पूछ सकते हैं, और यही डिफरेंस है कि इंटरफेस के अंदर एस फेज हो रहा है, इंटरकाइनेसिस के अंदर एस फेज नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ, इट इज अ शॉर्ट लिव्ड फेज, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन एब्सेंट, इट इज काइंडली सिमिलर विद इंटरफेस बट एस फेज इज एब्सेंट, ओनली कंटेन जी1 एंड जी2 फेज। चीज समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आओ मियोसिस 2 पर। अब इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है। मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी ऑफ माइटोसिस, कुछ नहीं, बिल्कुल सेम होगा। अब देखो, मियोसिस 1 रिजेंबल्स विद नॉर्मल माइटोसिस, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेल क्या है, NN2C, दो सेल्स हो गए। मेटाफेज 2 क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे। अब देखो वैसे ही दो सेल्स चलते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनाफेज 2 के अंदर इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। यही इंपॉर्टेंट भी है, नहीं ये नहीं, आगे वाली लाइन को कर लेना चाहिए हाईलाइट, ठीक है। विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर, ये लाइन मैं जनाब बोल रहा हूं, या तो प्रोफेज 1 या ये लाइन, रट्टा मार लेना, ठीक है। इट इज ओनली फेज ऑफ मियोसिस वेयर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स, ये स्प्लिट हो गया और ये इधर चले। अब देखो यहां क्रोमोसोम कितने थे, अगर इस सेल में आऊंगा मैं, एक सेल में कितने हैं, 2 है, एक सेल की अगर बात करो तो। अब कितने हो गए, एक सेल में 4, तो क्या यहां क्रोमोसोम बढ़ गए, हाँ। मैं फिर बोल रहा हूं, मायोसिस 2 इज जस्ट सेम टू माइटोसिस, बिल्कुल डिट्टो सेम है, कुछ चीजें अलग है लेकिन होने का पैटर्न लगभग सेम ही दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टेलोफेज 2 ग्रुप्स ऑफ वही है, अपोजिट पोल पर चले जाएंगे। और नेक्स्ट का टेलोफेज 2 इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड, ऑफ टेट्राड मतलब 4 सेल्स, ठीक है। देखो इसको उस टेट्राड से कंफ्यूज मत करना भाई जो बायोवेलेंट वाला टेट्राड था, ये टेट्राड 4 के लिए यूज हो रहा है कि 4 सेल्स बन रहे हैं इसलिए, ठीक है। देखो टेलोफेज के बाद इस तरीके 2 सेल बन जाएंगे। अब ये एक N और C है और इसके बाद हमारे पास ये सारे डिफरेंशिएट हो जाएंगे, मतलब अगर मैं बनाऊं तो ये यहां से 2 सेल्स बन जाएंगे, यहाँ से 2 सेल्स बन जाएंगे, तो 4 सेल्स हमारे पास टोटल बन जाएंगे, इनके अंदर ऐसा ही जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा जैसे यहाँ हमारे को देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, पता है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी, पता है, अभी बताया था। इट इज मैकेनिज्म ऑफ विच कंजर्वेशन, हाँ। अब तुम सपोज करो अगर मियोसिस नहीं हो रहा था ठीक है, मियोसिस अगर ना हो रहा हो तो क्या क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, नहीं होगा। तो क्या गैमेट, अब नॉर्मल सेल 2n है तो क्या गैमेट भी 2n बनेंगे, हाँ। अब 2n अगर गैमेट बन गया मेल का, 2n ही फीमेल का बन गया, कंबाइंड करके नया प्रोडक्ट बना, कितना बनेगा, 4n बनेगा। नॉर्मली हमारे ऑर्गेनिज्म कितने होते हैं, 2n होते हैं। अब जो नया ऑर्गेनिज्म बना वो कैसा बन गया, 4n बन गया, तो क्या क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया, हाँ। अब 4n वाले के जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, 8n होंगे, 16n। तो इस तरीके से क्रोमोसोम नंबर हर जनरेशन के अंदर बढ़ते रहते, जो कि सही चीज नहीं थी। तो बैलेंस करने के लिए क्रोमोसोम का नंबर कि वो स्टेबल रहे, इसीलिए मियोसिस करनी पड़ती है। समझ में आ गया, यही एनसीईआरटी है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। क्या लिखा है, इट इज मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज अचीव्ड अक्रॉस द जनरेशन, इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। डन, ये क्वेश्चन है, इसको यहां के लिए छोड़ दो, इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले में करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एक छोटा सा टॉपिक है
ए माइटोसिस ये क्या होता है, एक सिंपल टाइप का डिवीजन है, इसके अंदर ज्यादा जीवन एस वैसा ऐसा कुछ मतलब फेज टाइप में नहीं होता, बस सिंपल ही होता है। कुछ लोअर चीज अगर मान लो पूछ लेना कि ये माइटोसिस किसके अंदर होता है, तो ट्राई करना बैक्टीरिया ढूंढने का, या फिर लोअर ऑर्गेनिज्म लिखा हो, लोअर प्लांट्स लिखा हो, लोअर मतलब जो भी लोअर चीजें होंगी उनके अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। इट इज अ सिंपल टाइप ऑफ डिवीजन, ठीक है। इन अ माइटोसिस देयर इज नो कंडीशन, ठीक है। देयर इज नो सिक्वेंशियल स्टेजेस प्रेजेंट लाइक प्रोफेज मेटाफेज, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इट टेक्स 20-30 मिनट, इट इज हैपन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स, ठीक है। अब आ जाओ, ये एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ठीक है। पहले एक सोल्व करना है तुम्हारे को, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करना, पहले सोल्व करना, फिर सालों मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ सॉल्यूशन देखना और आंसर मैच करना, ठीक है। ठगी नहीं मारनी। आ जाओ। इन ऑर्गेनिज्म हैव एन ऑर्गेनिज्म हैव 2n is equals to 32 in G2 phase. What is the number of chromosome at the end of meiosis? करो वीडियो को पॉज करके, कर लिया, ठीक है। अब तुम्हारे को दिखाता हूं सॉल्यूशन। आ जाओ, टाइम बचाने के लिए मैं लिख के लाया, ये मैं सोचना कि भैया को आता नहीं, गधों सालों तुम्हारा पता भी नहीं चलता एक तो, ठीक है। आ जाओ, एट द एंड ऑफ मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो तुम एक चीज समझो, ये यहाँ क्या रह गया, हाँ। अब देखो G2 फेज में मेरे पास इतने हैं, ठीक है, लेकिन मियोसिस के एंड में जो डॉटर सेल बनेंगे उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना बचेगा, n ही तो बचेगा, तो सिंपली हाफ कर दो, 16 आ जाएगा। और इसमें क्या दिमाग लगाना है, एक ये क्वेश्चन हो रहा है, इसको मैंने होमवर्क किया है, ठीक है। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में भेज देना, जो भी सही आंसर देगा मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर का पता चल जाएगा, और अगर कोई नहीं देगा तो फिर मैं इसका आंसर कमेंट कर दूंगा, तो मैच कर लेना आप लोग, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट है, ये बहुत प्यारी चीज़ है जनाब, अगर आपने इस चैप्टर के चाहे नोट्स नहीं बनाए ना, प्लीज़ इसको बना लेना यार। यहाँ पर हमारे पास 3 ऐसे टेबल्स है जिसके अंदर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, मैं फिर बोल रहा हूँ। और इससे मेरे को उम्मीद है, मतलब इस बार मैं अगर आपको बोलूँ ना, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के भी चांसेस है, मतलब इस साल पूरे पेपर में न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। और न्यूमेरिकल के पोर्शन बनते हैं 2 ही, एक ये एक जेनेटिक्स। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से न्यूमेरिकल्स आए ही नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा एक पोर्शन बनता है। एक तुम्हारे को एक तरह का क्वेश्चन और करवाना है यार, ठीक है, ये पढ़ लो फिर करवाता हूँ, ठीक है। अब देखो माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड है, डीएनए कंटेंट है, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है, डॉटर सेल्स है। तो इन सब के अंदर मैंने लिखवाया आपको, ये मैं जस्ट एक ह्यूमन सेल का एग्जांपल लेकर के किया है, इसलिए 26 वन है। अब देखो प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे 46, तो क्रोमेटिड्स कितने हो जाएंगे 92, डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा 4C, ठीक है। ध्यान रखना, जो भी ये माइटोसिस के लिए बता रहा हूँ सेम मियोसिस के लिए होगा, मतलब नंबर अलग होंगे, लेकिन जहां पर हाफ हो रहा है वहां पर भी हाफ होगा, जहां यहाँ डबल हो रहा है वहां पर भी डबल होगा, ये चीज सेम रहेगी, ठीक है। आ जाओ, 46 है मेटाफेज में, कोई चेंज नहीं आता। एनाफेज में 92 हो जाएंगे, क्यों, मैंने बताया था ना, क्रोमेटिड जब सेपरेट होंगे तो हर क्रोमेटिड एक सेपरेट क्रोमोसोम की तरह बिहेव करेगा, तो ये नंबर डबल हो जाता है। लेकिन ये क्रोमेटिड का नंबर डबल होगा, नहीं होगा, क्रोमेटिड का नंबर सेम रहेगा, पहले जितनी थी अभी भी उतनी है ना, सिर्फ सेपरेट तो हुई है। और यहां जाकर के डॉटर के अंदर दोनों हाफ हो जाएंगे। अब नॉर्मली जितनी थी उतनी क्या मेंटेन हो गई, हाँ। तो इस तरीके से ये नंबर को क्या करती है, मेंटेन करती है। डीएनए कंटेंट सब के अंदर 4C ही चलता रहेगा, जो एस फेज के अंदर डबल हो गया, डायरेक्ट जाकर के डॉटर सेल के अंदर आधा हो जाता है, तो ये भी मेंटेन हो गया। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और मतलब ये अलग अलग तरीके हैं पूछने की, इस तरीके से ग्राफ बना करके पूछ सकता है। ये एक माइटोसिस के लिए ग्राफ बनाया मैंने, और ऐसा पूछ सकता है, जैसे मान लो अभी ये कंटेंट है, डीएनए कंटेंट के लिए बनाया, सेम ऐसा क्रोमोसोम के लिए बना सकता है। जो देखो 2C था G1 में, फिर S में 4C हुआ, G2 में इतना रहा, फिर डॉटर सेल के अंदर वापस ऑफ हो गया। अब अगर मान लो मियोसिस के लिए बनाओगे तो ये और नीचे आ जाएगा डॉटर सेल के अंदर, क्योंकि उनके अंदर C ही रह जाता है सिर्फ। तो इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है मियोसिस 1। अब इसके अंदर देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मान लो 46 थे, तो मेटाफेज में कितने रहेंगे 46 रहेंगे, एनाफेज 1 में भी कितने रहेंगे 46 ही रहेंगे। बताया था ना कि क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं तो नंबर सेम ही रहेगा, और टीलोफेज में भी कितने रहेंगे, सेम रहेंगे। इसके लिए थोड़ा भाई आपको इमेजिन करना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। और ये टेबल्स इसलिए बनाए हैं ताकि आपको ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में आसानी हो। जैसे ऊपर अभी करवाया ना क्वेश्चन, वो इन टेबल्स को अगर याद कर लोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। आप इन नंबर्स के पीछे मत भागो, सिर्फ ये ध्यान देखो कहाँ हाफ हो रहा है कहाँ डबल हो रहा है, ये चीजें। फिर देखो मान लो ये 2n था, तो डॉटर सेल में कितना आ गया n, यही मैंने बताया था, मियोसिस 1 के बाद n और 2C कंडीशन बनती है, बन गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो अभी मियोसिस 2 इज एक्जैक्टली सेम लाइक माइटोसिस, तो यहां क्या हो रहा है, देखो डबल हो रहा है, अरे हो रहा है ना। देखो मेटाफेज 2 में कितने हैं 23 है, एनाफेज 2 में कितने हो गए 46, डबल हो रहा है क्या, हाँ। अब देखो यहाँ पर n हो गया, ये कितना हो गया C, तो ये चीजें वापस से मैनेज हो गई, ठीक है। सिंपल चीजें, इनको बना लेना टेबल्स को। और एक ये वर्ड है, ये ध्यान रखना, माइटोसिस के अंदर प्लेक्टोनेमिक कोइलिंग होती है,
मतलब क्रोमैटिन की वो क्रोमोसोम बनाने के लिए, और मियोसिस के अंदर पैरानेमिक होती है। वर्ड्स ध्यान रखना, किसी ऑप्शंस में यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन होते हैं इन चैप्टर्स के, मतलब इस चैप्टर का फेवरेट न्यूमेरिकल है वो, यहां पर मैं लिख के देता हूं, ठीक है। सपोज करो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया डिवाइड्स इन 2 minutes, bacteria divides in 2 minutes, and it takes 60 minutes to fill a cup, ठीक है। how much time it will take to fill the cup half, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप कोई भी मॉड्यूल कुछ भी सोल्व करोगे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये हालांकि डाटा अलग हो सकता है, लेकिन ये इस तरह का ये टाइप का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। अब बहुत से बच्चे जो ड्रॉपर होंगे, जो कुछ भी होंगे, वो इसका आंसर झट से कमेंट कर देंगे 59 मिनट्स। गधों, उन मॉड्यूल्स के अंदर ना यहाँ 1 मिनट होता है, ठीक है, कि देख लेना, क्योंकि मैंने क्लास के अंदर भी कराया तब भी बच्चों ने नहीं किया था, यहाँ मैंने 2 मिनट दिए। अब इस चीज को समझो कह रहा है, वो ये बोल रहा है कि एक बैक्टीरिया है जो 2 मिनट के अंदर अपने आप को डिवाइड कर लेता है, मतलब वो एक सेल से 2 सेल बन जाता है कितने टाइम में? 2 मिनट में, ठीक है। और 60 मिनट में पूरा एक कप भर दे रहा है, 60 मिनट में पूरा एक कप भर दे रहा है। अब अगर मैं 60 में से 2 मिनट माइनस कर दूं, ये डिवाइड होने वाले, तो टाइम कितना हो जाएगा? 58 मिनट। तो क्या 58 मिनट में वो आधा कप भर रहा होगा? क्यों? क्योंकि 2 मिनट के अंदर वो अपने आप को डबल कर लेते हैं ना। तुम यही समझो समझ इसको, मतलब थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा यार तुम्हारे को। तुम सिंपल सी एक चीज समझो, एक कप को वो 1 घंटे में भर रहे हैं, ठीक है, और वो 2 मिनट में अपने आप को डबल कर रहा है। आप मल्टीप्लाई डिवाइड छोड़ो, वो अपने आप को क्या कर रहा है? डबल कर रहा है। तो अगर वो 60 मिनट में पूरा भर रहा है तो अपने आप को डबल 2 मिनट में कर रहा है, तो मतलब 2 मिनट पहले वो उससे आधा होगा। सिंपल सी बात है। तो 58 मिनट पे उसका क्या हो जाएगा? हाफ कप फिल्ड होगा। सिंपल सा यही तरीके से आपको इसको करना पड़ता है। जो भी यहां नंबर होगा उसको माइनस कर देना। समझ में आ गया? मतलब क्या है? अरे एक बैक्टीरिया 2 मिनट में अपने आप को डबल कर दे रहा है, 60 मिनट में उसने अपने कप को पूरा भर रखा है, तो मतलब 60 में से 2 मिनट पहले उसका आधा होगा। अरे तभी तो लास्ट के 2 मिनट में अपने आप को उसने डबल कर लिया ना। तो लास्ट के 2 मिनट में क्या होगा? उससे डबल हो गया, मतलब 2 मिनट पहले हो गया, उसका आधा होगा। तो इसका आंसर जो एग्जैक्ट आता है वो कितना आएगा? 58 मिनट। इसका कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको इस तरीके से इमेजिन करके ही करना पड़ेगा। बहुत से लोग इसका आंसर कितना देते हैं? 30 मिनट। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, ये इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। समझ में है? इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जब हम इस चैप्टर के भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को लेक्चर बहुत पसंद आया हो। बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही कंसाइज तरीके से आपको चीज़ें प्रेजेंट करने का मैंने ट्राई किया है, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को मज़ा आ रहा होगा। प्लीज़ हिम्मत मत हारो। फिर से मैं बारी बारी में रिपीट करता रहता हूँ, जिस जोश के साथ स्टार्ट किया था उस जोश को कभी भूलो मत। जिस पर्पस से स्टार्ट किया था, जो सोच करके स्टार्ट किया था, उस चीज़ को कभी भूलो मत। तभी आप लंबा चल सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एंड ये बहुत शॉर्ट चैप्टर था, इसको हमने खत्म कर लिया है। इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर है वो भी छोटा ही है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी वो कंप्लीटली कितना मेरे को लगता है 4-5 पेज में ही दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम ब्रीदिंग लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सर्कुलेशन, मतलब 2-4 चैप्टर हम ह्यूमन फिजियो को खत्म करते हैं, फिर हम आगे देखते हैं क्या करना है। फिर या तो फर्स्ट डाइवर्सिटी वाली यूनिट उठाएंगे, ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फिर ये सारे 3 चैप्टर करेंगे। क्योंकि याद रखने वाली चीज़ें तो एंड तक आपको बार बार रिवाइज करोगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बाकी मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा जो चलता रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर हम ब्रीदिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये 3 चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। 5-6 दिन के अंदर आपको टाइम दे रहा हूँ। फिर हम एक इसका टेस्ट अरेंज करेंगे, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं डाल दूंगा। ट्राई करना उसको टाइमर लगा करके सोल्व करने का। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे मतलब आप बता देना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, मतलब कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। एंड अपनी तरफ से भी आप क्वेश्चन सोल्व करना ट्राई करना स्टार्ट कर दो। अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल रहा है तो चुपचाप से कोई भी पब्लिकेशन की 38 ईयर्स PYQ वाली बुक सोल्व करना स्टार्ट कर दो। उसके अंदर कुछ क्वेश्चन, कुछ चैप्टर के सिर्फ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, उनको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो आपके लिए सिग्निफिकेंट होंगे वो पढ़ लो, नहीं तो लगभग फिर 2013 के बाद वाले PYQ सोल्व कर लेना,
ठीक है, बाकी लगभग सारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बुक मतलब PYQ सोल्व करना स्टार्ट कर दो, और कोई बुक अगर नहीं कर रहे हो तो। बाकी अगर कोई और सोर्स किसी को चाहिए, कोई और बुक अगर इसके अलावा एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपको नाम रेफर कर दूंगा। डन। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता है वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, रिजल्ट में भी फोड़ना है। सिर्फ व्यूज सब्सक्राइबर्स ये दूसरे लोगों का क्या बोलेंगे उसको, नीड है, ग्रीड है, हमारी ग्रीड रिजल्ट है, और हम वो ला करके दिखाएंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।